हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उत्तम सिंह चौधरी और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट दैट इज द रेस्पिरेशन का। इसमें अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के लास्ट पार्ट के बारे में दैट इज द रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स। सो अभी अपने को पढ़ना है टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, लास्ट की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है कि एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द फूड दैट वी हैव कंज्यूम्ड थ्रू द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से जो फूड अपन ने कंज्यूम करा है उससे बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी वो बाय द मेथड ऑफ रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट अपन ने इसमें पढ़ा था दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक, अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है और 38 एडीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं विद CO2 एंड H2O, ग्लूकोज से। एंड जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगी तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की में जो रेस्पिरेशन होगा जो उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा, जिसमें 2 एटीपी और 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर है? अब ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। देखें, दिस इज द नॉस्ट्रल्स, बकल कैविटी, ये कंबाइन होते हैं, फेरिंग्स तक जाते हैं। They are differentiated in two parts. One is the food pipe, another is the wind pipe. This is the wind pipe. ये फर्दर जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये फिर आपका आ जाता है लंग्स, these are your lungs. So this is the nostrils, nasal passage भी कहा जाता है इसको, nasal passage. This is your pharynx. यहां पे वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसे लैरिंक्स कहा जाता है। लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। नाउ इसी के अंदर यहां पे जब ये डिफरेंशिएट होते हैं, इस ओपनिंग को कहा जाता है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस। फूड पाइप की ओपनिंग को गोलेट कहा जाता है, लास्ट की क्लास में पढ़ा था, और विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज विंड पाइप। जैसे फूड पाइप होती है वैसे विंड पाइप होती है। विंड पाइप का नाम होता है ट्रैकिया। ये ट्रैकिया फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है नीचे जाके। ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स फर्दर ब्रांच आउट होके लास्ट में एल्वियोलीज में डिफरेंशिएट हो जाता है। इन्हें कहा जाता है, लास्ट पार्ट जो आ जाता है इन्हें कहा जाता है एल्वियोलीज। दीज आर योर लंग्स। दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बोथ ऑफ द साइड एंड दिस इज द डायफ्राम। ये पूरा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डायग्राम होता है। अब देखिए, इस डायग्राम को मैं आपको समझाता जाऊंगा। जब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो आप नोट्स बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट क्या लिखेंगे नोट्स में, दैट इज द नॉस्ट्रल्स। व्हाट आर द नॉस्ट्रल्स? दीज आर द नेसल पैसेज। अ ट्यूब इज प्रेजेंट inside the nose which is called as nostrils or nasal passage through which the air travels inside the body. अब इस nostrils nasal passage के अंदर hairs present होते हैं। That the work of the hairs is to prevent the dust particle to enter inside the body.
the hairs are present inside the nasal passage. The work of these hairs is to prevent the entry of dust particle inside the body. Now, a mucous membrane is also present. एक mucous membrane भी present होती है inside the nostrils, which secretes the mucus, liquid component. This mucus helps the dryness, which is, देखिए क्या होता है when we inhale. So dry air, hot air goes into the nostrils. So it becomes difficult for us when we breathe dry air. So that's why mucus is secreted so that it can keep the air moist and a little bit of cool down. Is that clear? So hairs and mucus का role होता है in the nostrils. Then we come to the topic larynx. देखिए nostrils के through passage होता हुआ जाता है जो buccal cavity के through होता है. This is pharynx. ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. One is food pipe, one is windpipe. The opening of windpipe into the pharynx is called as glottis और यहाँ पे एक voice box present होता है जिसे कहा जाता है larynx. इसे कहा जाता है voice box. देखिए, first one was nostrils. Nostrils are the chamber through which the air goes inside the human body. The hairs are present in the nostrils to prevent the entry of dust particle. And a mucus is secreted so that this mucus can keep the air moist and little bit of cool down. Now, what is the work of the larynx? As it suggests, voice box. Now, what happens? When the air is breathed out of the body, air is expelled out of the body, a sound is produced by the voice box. That sound we use to speak different kind of words. What happens? The sound comes from the sound produce होती है voice box से. या जब अपन air को breathe out करते हैं तो sound produce हो रही है यहाँ से. अपनी टंग की मदद से, लिप्स की मदद से अपन अलग अलग अल्फाबेट्स को बोल पा रहे हैं और अपन एक लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं. सो दिस वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है? आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि वॉइस बॉक्स एक फ्लैप मसल्स प्रेजेंट होती है. When you breathe out the air, that vibrates, and due to the vibration, the sound is produced. The opening of windpipe into the voice box is called as glottis. अब ये glottis का काम क्या होता है? What is glottis? The opening of windpipe in the larynx. larynx या pharynx के अंदर जो opening होती है windpipe की, उसे glottis कहा जाता है. So what is the work of the glottis? I think you have heard the term epiglottis. So what is epiglottis? What happens? When you are eating the food, the windpipe must be closed. देखिए, जब आप फूड ईट कर रहे हैं, फूड एंगल्फ कर रहे हैं, तो आपका विंड पाइप का क्लोज रहना जरूरी है. अगर गलती से फूड विंड पाइप में चला गया तो इट विल क्रिएट लाइक नॉट एबल टू ब्रीथ एंड विल डाई ऑब्वियसली. सो अगर विंड पाइप में फूड जाके स्टक हो जाए तो आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. सो जब आप फूड एंगल्फ कर रहे हैं, आपका विंड पाइप का क्लोज रहना जरूरी है. So that work has to be ensured by glottis. That work has to be ensured by glottis. So glottis का काम होता है ये ensure करना, when you are eating the food, when you are engulfing the food, the windpipe must be closed so that food not may get into the windpipe and get stuck there. Is that clear? So glottis का work समझ में आ गया, larynx का work समझ में आ गया. Now, what is the windpipe? Third one is trachea, जिसको अपन कहते हैं विंड पाइप. ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं, मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं. नोट्स यू हैव टू मेक बिकॉज आई कैन नॉट राइट सो मच ऑन द बोर्ड. सो व्हाट इज द विंड पाइप? इट इज अ ट्यूब थ्रू विच द एयर इज ट्रेवल्ड इनसाइड द बॉडी टू द लंग्स. यानी एयर ट्रैकिया के थ्रू बॉडी के इनसाइड मूव करती है टू द लंग्स. ट्रैकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती है. यानी आपकी ट्रैकिया एक ट्यूब है. कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, यानी जिससे ईयर बने हुए होते हैं, इसको कार्टिलेज कहा जाता है, सॉफ्ट बोन. अब आपकी विंड पाइप के ऊपर सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है, सी शेप की रिंग्स.
Why these rings are present? These rings are present as to prevent the collapse of windpipe when air is not present. यानी जब एयर प्रेजेंट नहीं होगी, अगर आपकी विंड पाइप में कोई रिंग्स प्रेजेंट नहीं है और जब एयर प्रेजेंट नहीं है तो विंड पाइप कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा अंदर से। जब आपके लंग्स में कोई एयर नहीं है तो इट विल स्टिक। सो ये जो सी शेप की रिंग्स होती है ये इसको होल्ड करके रखती है और कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। सो व्हाट इज ट्रैकिया? विंड पाइप, इट्स अ ट्यूब थ्रू व्हिच एयर ट्रैवल्स इनसाइड द बॉडी टू द लंग्स. The C-shaped cartilaginous rings are present on it to prevent the collapse of trachea when no air is present in it. Is that clear? अगला आता है ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। सो ये दोनों लंग्स की तरफ मूव कर जाते हैं। लंग्स आर द बिग बलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। ये रिब्स से प्रोटेक्टेड किए हुए होते हैं। बैकवर्ड साइड में ज्यादा लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन योर बैक द मोर surface area of lungs is covered as compared to the front. So these are the balloon-like structure which expands when you inhale and contracts when you exhale. Is that clear? So trachea, bronchi, bronchioles में divide होता है। Bronchioles last में जाके branch out हो जाते हैं alveoles में। So what are alveoles? Last आते हैं, देखिए ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आर वन एंड द सेम थिंग। लास्ट आते हैं अपन, क्योंकि ट्रैकिया इज अ सिंगल विंड पाइप, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ये लंग्स में अंदर चले जाएंगे। लास्ट में जाके एक स्ट्रक्चर आता है जिसे कहते हैं एल्वियोलीज। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल इन शेप। And what is the work of the alveoles? Let me clear out you to the depth. ऑक्सीजन ने ट्रैवल किया, लास्ट में एल्वियोलीज तक चले गई ऑक्सीजन। ये एल्वियोलीज सराउंडेड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से। किससे सराउंडेड होते हैं? ब्लड कैपिलरीज से। सो एल्वियोलीज क्या करते हैं? अब देखिए हो रहा क्या है पूरे प्रोसेस में। आपने ऑक्सीजन इनहेल की, नॉस्ट्रल्स के थ्रू होती हुई वो यहां पे गई, ट्रैकिया के थ्रू होती हुई, ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स के थ्रू होती हुई वो एल्वियोलीज में चली गई, आपके लंग एक्सपैंड हो गए। तो एल्वियोलीज तक ऑक्सीजन चली गई ना, वो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। उस ऑक्सीजन को ब्लड में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसको खुद से अटैच कर लेता है और उसको बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक ट्रैवल करवाता है उस ऑक्सीजन को। नाउ हर सेल के पास ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट है तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है, CO2 H2O 38 ADP बन जाता है। ब्लड क्या करता है? CO2 को वापस अपने साथ लेता है, वापस एल्वियोलीज तक लेकर आता है। एल्वियोलीज के ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया के थ्रू होते हुए अपन उसको एक्सहेल कर देते हैं। यानी ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, 24/7 होता है, कभी स्टॉप नहीं होता। क्लियर है? सो एल्वियोलीज आर अ स्फेरिकल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स through which the exchange of gases between the blood capillaries and the lungs take place. यानी alveoles are the main site of respiration. यानी alveoles are that site जहां पे exchange of gases हो रहा है, exchange of gases हो रहा है, उस साइट को कहा जाता है alveoles. अब एक क्वेश्चन जो सबसे कॉमन आता है, Why alveoles are spherical in shape? ये spherical in shape होती है, बलून जैसी शेप होती है इनकी, गोल बॉल जैसी। So why they are spherical in shape? Because देखिए alveoles को किसने सराउंड कर रखा है? ब्लड कैपिलरीज ने। मैक्सिमम सरफेस एरिया हमेशा स्फेयर का होता है। Alveoles are spherical in shape because as to cover the maximum area so that more and more exchange of gas can take place. यानी क्या होता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलीज को सराउंड करेगी। जितनी ज्यादा ब्लड कैपिलरीज सराउंड करेगी उतना ज्यादा वो एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई एल्वियोलीज आर स्फेरिकल इन शेप, सो दैट द मैक्सिमम exchange of gas
can take place due to their maximum surface area. Is that clear? So अब सब क्लियर होगा. नेसल पैसेज की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा. इसमें हेयर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों रिलीज होती है, वो भी लिख दीजिएगा. लैरिंक्स वॉइस बॉक्स का क्या रोल होता है. वी कैन नॉट स्पीक व्हेन वी आर इनहेलिंग. आप कर ही नहीं सकते. आप इनहेल कर रहे हो, आप बोल ही नहीं सकते. रीजन, बिकॉज वॉइस बॉक्स साउंड कब प्रोड्यूस करेगा, जब फ्लैप यूं ओपन होगा, मसल्स ओपन होगी, मसल्स वाइब्रेट होगी. और मसल्स कब वाइब्रेट होगी, जब आप एयर को एक्सहेल आउट करोगे. Is that clear? So voice box is a muscular organ whose function is to produce the sound. Glottis is the opening of windpipe in the larynx, and this a part of glottis is called as epiglottis. Epiglottis, E-P-I-G-L-O-T-T-I-S, epiglottis. What is the work of the epiglottis? It prevents the entry of food in the windpipe when we are engulfing the food. Is that clear? This is the trachea windpipe. It is a tube through which air travels inside the body to the lungs. Bronchi, bronchioles are the further branch out of the trachea. They last end at the alveoli. Alveoli are the site of the exchange of the gases. They are balloon-like structures. These alveoli are surrounded by the blood capillaries. They are spherical in shape as to the cover maximum surface area, so that maximum exchange of gas between the blood and the alveoli can take place. What second? ब्लड में ऑक्सीजन कैरियर होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है टू ईच एंड एवरी सेल. ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सेल के पास पहुंच गई, रेस्पिरेशन होगा, एटीपी बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा. CO2 को वापस ब्लड लंग्स के पास लेकर आएगा. लंग्स उसको ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, नॉस्ट्रल्स के थ्रू होते हुए बॉडी से एक्सहेल कर देंगे. इज दैट क्लियर? ये पूरा रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं. एक है ग्लॉटिस का क्वेश्चन मेन है, एल्वियोलीज का मेन है. एल्वियोलीज एनर्जी करेंसी. एनर्जी की करेंसी क्या होती है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. याद रखिएगा. रेस्पिरेशन कहां पे होता है सेल में, किस पार्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया. इज दैट क्लियर? नाउ ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन. ये भी याद रखिएगा. व्हाई एल्वियोलीज आर स्फेरिकल इन शेप, ये भी मैंने आपको बता दिया है. C-shaped rings are present on the trachea. Why? Because when no air is in it, so trachea do not collapse. तो ये सारे क्वेश्चन जितने इसमें बन सकते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना. लास्ट एक टॉपिक बचा है वो भी कवर कर रहा हूं. नाउ लास्ट टॉपिक क्या है अपना, उसको देख लेते हैं. फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. यानी जो रेस्पिरेशन हो रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसको एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करना. एक फ्लो चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन करना. सो उसको देख लीजिए. सबसे पहले नॉस्ट्रल्स आएंगे. फ्लो चार्ट बना रहा हूं. नॉस्ट्रल्स के थ्रू ऑक्सीजन आई, ये सबसे पहले कहां ट्रैवल करेगी, विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है ना. उसके थ्रू होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलीज. क्लियर है? एल्वियोलीज के बाद ये ट्रैवल करेगी ब्लड में. यहां पे एक रिएक्शन होगा कि ग्लूकोज प्लस ये ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ADP. ये CO2 क्या होगा, अब ये CO2 आ जाएगी ब्लड में. एल्वियोलीज, CO2 कहां जाएगी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स. CO2 कहां जाएगी, विंड पाइप, ट्रैकिया. विंड पाइप, ट्रैकिया, लैरिंक्स के थ्रू होते हुए नॉस्ट्रल से CO2 बॉडी से एक्सहेल हो जाएगी. ये पूरा फ्लो चार्ट होता है. एक कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू. अर्थवॉर्म्स उनका एक एग्जांपल है. क्लियर है? अर्थवॉर्म्स, सैंडवॉर्म्स, लीचेस, ये जो सैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं. इज दैट क्लियर?
कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है गिल्स। सो गिल्स प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, क्योंकि वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर सके, अपने ब्लड में ट्रांसफर कर सके। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। थर्ड आता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, खूब सारी ब्रांच ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, डायरेक्टली वो ट्यूब के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। यानी ह्यूमंस में क्या था, लंग्स प्रेजेंट है, नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है, नहीं, उनमें सिर्फ एक ट्यूब प्रेजेंट होती है। वो ट्यूब के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है, उस ट्यूब से वो रेस्पिरेशन करते हैं और उसी से एक्सेल करते हैं। इनका एग्जांपल होता है कॉकरोच, ग्रास हॉपर, इनमें ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कहा जाता है ट्रैकिया, और वो ट्यूब्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। सो ये 3 एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फ्लो चार्ट कहा जाता है इसको। नाउ रेस्पिरेशन इज ओवर, यही टॉपिक्स है, एरोबिक, अनएरोबिक, फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, फंक्शनिंग और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको, डायग्राम मैंने आपको बनवा दिया। इज दैट क्लियर? इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। जो पीडीएफ मैंने आपको लास्ट भेजी थी वही है इसमें, और वो पीडीएफ नोट्स बुक की है, तो आप उसको पढ़ ले और कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ सकते। थैंक यू सो मच।